हेलो स्टूडेंट्स, आर के सेन का गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बड़ी ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मार्केबल टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक है। और वो टॉपिक थोड़ा सबसे हटकर है, बहुत ही इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन इसके लिए इसमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपको हमेशा इसके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। और वो टॉपिक है बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट मीन्स क्लास 12th का यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 का हम लोग स्टडी करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप से इसको नाम जानते हैं। तो बच्चों आप लोग इसमें क्या करोगे, बहुत ही क्लियरली और बहुत ही डिफाइनली, बहुत ही स्टेबल होकर इसको पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि छोटा पार्ट है लेकिन बहुत ही मार्केबल पार्ट है। मीन्स बहुत ज़्यादा से क्वेश्चन करता है, सभी फील्ड पर क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड में आपसे करेंगे, जितने भी और आपके पास एग्ज़ाम की स्टैंडर्ड है, जो कि आपके पास नीट है, फिर जेमेंस एडवांस है, सब में क्वेश्चन करता है। तो बच्चों आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड होकर इसको समझने की कोशिश करना। तो क्लास 12 का यूनिट हमारे 9 होगी, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पार्ट है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। देखो बच्चों आप समझने की कोशिश करना। हम लोग जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके, जिसको हम लोग हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ चलेंगे, जिसको हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं। संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं, कहीं पर इसी को जटिल यौगिक भी कहता है, या फिर इसी को जो आपके बुक में नोट किया हुआ है जिस हेडिंग से, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक। थोड़ा सा यहाँ पे कट गया होगा बच्चों, आप लिख लोगे सहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर का नाम पढ़ने का बस रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, यौगिक के बारे में स्टडी करेंगे, उन सभी कंपाउंड में एक विशेष प्रकार का बॉन्ड मिलेगा जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शायद आप बॉन्ड के बारे में पढ़े होंगे। बॉन्ड का जो टाइप्स होते हैं जनरली आनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आनिक बॉन्ड मीन्स आनिक आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक आबंध, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास उसी प्रकार से है। तो क्योंकि इस प्रकार के कंपाउंड में एक विशेष प्रकार के बॉन्ड पाई जाती है, इस बॉन्ड का नाम होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो थोड़ा सा मैं लिख दूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं। सच कंपाउंड्स कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे बाबू, इस प्रकार के यौगिक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस प्रकार के यौगिक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई जाती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई जाती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। तो देखो बच्चों,
हम लोग यहाँ पे एक विशेष प्रकार के कंपाउंड का स्टडी करेंगे। कौन सा कंपाउंड होगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। तो बात तो ये आती है, व्हाट इज द नीड टू स्टडी ऑफ दिस सच कंपाउंड्स? इस प्रकार के कंपाउंड का स्टडी करने का मुझे क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच कंपाउंड्स? इस प्रकार के कंपाउंड की क्या हमारे पास महत्व है? जब तक हमारे पास किसी चीज़ की महत्व नहीं है तब तक मैं उसका स्टडी क्यों करूँ? दैट इज क्वेश्चन, है ना। तो देखो, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है ये नहीं जान रहे हैं, और जानेंगे, जरूर जानेंगे, लेकिन जब तक इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो तब मैं इसको क्यों स्टडी करूं? तो सबसे पहले ये जान लें हम लोग कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन बिहाइंड आई विल स्टडी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, है ना। संकुल यौगिक का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, तब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जानने से पहले भी हम लोग कुछ और बात जानेंगे, क्योंकि आपके पास दो प्रकार के कंपाउंड्स मिलेंगे। एक का नाम होगा डबल साल्ट और दूसरा नाम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। एडिशन कंपाउंड, एकदम क्लियरली होकर समझने की कोशिश करना। एडिशन कंपाउंड योगात्मक यौगिक, जिसको हम लोग योगात्मक यौगिक भी बोलेंगे, है ना। कहते किसको है? क्योंकि इसी एडिशन कंपाउंड का योगात्मक यौगिक में प्रकार होते हैं, उसी का टाइप होते हैं, कौन? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। कहता है जब दो या दो से अधिक न्यूट्रल कंपाउंड को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में अगर मिक्स किया जाए, मिक्स करने के बाद उसे कुछ देर स्टैंड कर दिया जाए, यूं ही छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर कुछ आपको सॉलिड सब्सटेंस बनेंगे। वो सॉलिड सब्सटेंस आपके पास एडिशनल कंपाउंड कहलाती है, एडिशनल यौगिक कहलाती है। और उसी एडिशनल कंपाउंड में से आपके होंगे, या तो वो हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकती है, या तो फिर कौन हो सकता है बाबू? डबल साल्ट हो सकती है। पहले हम लोग इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर थोड़ा सा डिस्कस कर लो, तब हम लोग अपने टॉपिक पर स्टडी करेंगे, ओके। तो कहता है when two or more neutral compounds are mixed, when two or more, हाँ थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा इसमें सुधार कर लोगे। when two or more solutions saturated solutions of neutral compounds are mixed and to stand it, और इसे कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दिया जाए, then solid substance is formed। तो एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगी, और उस सॉलिड सब्सटेंस को नाम देंगे हम लोग एडिशनल कंपाउंड। क्यों कहेंगे बाबू? जस्ट मैं भी क्लियर करूंगा, ठीक है। कॉल्ड
एडिशन कंपाउंड, उसको क्या बोलेंगे बाबू? एडिशन कंपाउंड बोलेंगे हम लोग। बस मैंने आपको बता दिया है ना, जानना चाहिए। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, जब दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक उदासीन यौगिक के संतृप्त विलयन, कैसा विलयन होना चाहिए बाबू? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन को मिलाया जाता है तथा जब मिला दोगे कुछ देर तक छोड़ दो स्थिर होने के लिए, तथा इसे स्थिर होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब ठोस पदार्थ कैसा बनेगा बाबू? सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए। तब सॉलिड पदार्थ, तब ठोस पदार्थ बनती है, जिसे क्या बोलोगे बाबू? एडिशनल कंपाउंड, जिसे एडिशन कंपाउंड ब्रैकेट में योगात्मक यौगिक कहा जाता है। ओके, ये एडिशनल कंपाउंड क्यों कहलाए, जस्ट मैं भी आपको क्लियर करूंगा बच्चों, आप साइलेंट होकर समझने की कोशिश करेंगे। एडिशन कंपाउंड योगात्मक यौगिक, ये तो क्लियर हो गया। ये किस रूप में मिलेगा आपको? सॉलिड स्टेट में मिलेगा, सॉलिड सब्सटेंस है, ठोस पदार्थ के रूप में मिलेंगे। और ये आपको दो प्रकार के पदार्थ मिल सकते हैं, दो प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। एक का नाम होगा आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों बोलेंगे बाबू, मैं आपको बताऊंगा, है ना, जिसको हम लोग संकुल यौगिक के रूप में जानेंगे। और उसी एडिशन कंपाउंड में से एक और बन सकते हैं जिसको बोलेंगे डबल साल्ट, डबल साल्ट, जिसको बोलेंगे द्विलवण। इसका मतलब ये हो गया, एक ही कंपाउंड के दो प्रकार से होने की संभावना बन सकती है, संकुल यौगिक मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और दूसरा पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी इज डबल साल्ट, द्विलवण। इसका मतलब ये हो गया, दोनों का डिफरेंस जानना पड़ेगा हमको, है ना। तो हम लोगों को डिटेल्स इसके बारे में पढ़ना है, बट उसी के कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, इस दोनों से डिफरेंस देखना है। लेकिन डिटेल्स किसको पढ़ना है? हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, है ना। जैसे आखिर इसको हम लोग एडिशनल कंपाउंड क्यों बोलेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना बाबू। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, फेरस साइनाइड, है ना, फेरस साइनाइड और पोटासियम साइनाइड दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसको सॉल्यूशन बनाया जाए, सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? जब तक वाटर कंटेंट नहीं हो सॉल्यूशन नहीं बन सकता ना। हालांकि सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, गैसेस सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्वेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्यूशन फेज में डालेंगे, दोनों सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था में सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका भी सैचुरेटेड, इसका भी सैचुरेटेड बनाएंगे। और दोनों को मिला दिया एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में,
मिलाओगे और मिलाकर जब बनाओगे तो बनेगा आपके पास K4FeCN का होल 6, है ना। 4 पोटासियम है आपके पास, मात्र यहाँ पर कितने हैं बाबू, 1 है, मैं कर दूँ 4 है। CN देखो 4 2 6 है, अब आपके पास CN 6 है, आयरन 1 है, रिएक्शन बैलेंस है। इस कंपाउंड को नाम देंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बस सिंपली मैं आपको पहचानने के लिए बता दूं, तो डिफाइन तो करेंगे ही। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जनरली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। देखो स्क्वायर ब्रैकेट का संकेत है, मैं डिफाइन नहीं किया हूँ। हालांकि जैसे कि आपके पास यहाँ पर NaCO4 ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसे आप या तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन मैं जब बताऊँगा आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको कहते हैं तब आप क्लियर करेंगे। बट अभी सिर्फ ये समझ लो पहचानने की तरीका क्या है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बना इस दोनों के एडिशन से बना, दोनों को योग से बना, इसलिए नाम देंगे इसको हम लोग क्या है, आप एडिशनल कंपाउंड है। और एडिशनल कंपाउंड में किस वैरायटी के कंपाउंड है बाबू, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलेंगे, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, ठीक है। किस अवस्था में मिलेगा आपको, ये सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। और ये किस प्रकार के कंपाउंड है बाबू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नाम क्या है मैं बताऊंगा, बहुत इसके नाम पूछते हैं, आईपीसी नाम पूछते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका नाम है पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, है ना, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब ये मत बोलना कि सर आप क्या क्या बोल रहे हो, कहीं फॉरेन लैंग्वेज तो नहीं बोल रहे हो। बस आपको पेशेंस रखना है। नाम कैसे लिखी जाती है मैं ज़रूर बताऊंगा, वही तो इसको यहाँ पढ़ना है ना। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या पढ़ना है। दूसरी जो एडिशनल कंपाउंड हो सकता है वो डबल साल्ट हो सकता है। दोनों में अंतर क्या हम लोग देखेंगे। जैसे फेरस सल्फेट FeSO4, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, फेरस सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अमोनियम सल्फेट दिस इज अमोनियम सल्फेट, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लिया जाए 24 मॉलिक्यूल वाटर में, 24 मॉलिक्यूल वाटर में के साथ प्रेजेंस में, तो रिएक्शन करेगी। और रिएक्शन करके दोनों ये जितने भी हैं सारे सारे आपस में क्या जुड़ जाएंगे, आपस में एडिशन कर जाएंगे। और एडिशन करके बनाएंगे पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O, है ना। आप देख सकते हो पोटासियम सल्फेट ये था, एल्युमिनियम सल्फेट ये थे, और उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल थे सारे सारे आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो ये भी क्या आपके पास एडिशनल कंपाउंड है। ये भी एडिशनल कंपाउंड के दो पार्ट, एक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा डबल साल्ट। एक साल्ट ये, दूसरा साल्ट ये, दोनों मिल गया एक साल्ट और दूसरा साल्ट। देखो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया गया है, हालांकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये दिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखाए हैं। ये कैसा बाबू, डबल साल्ट है, डबल साल्ट है, डबल साल्ट है, जिसे आप पोटास एलम बोलते हो, जिसको फिटकरी के नाम से भी जानते हो ना। तो ये आपके पास डबल साल्ट है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दोनों क्या है, दोनों ही योग से बना हुआ है, एडिशन से बना हुआ है। इसलिए एडिशन कंपाउंड को हम लोग दो प्रकार से कैटेगराइज करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा डबल साल्ट। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है क्या देखेंगे जरूर। लेकिन सबसे पहले डिस्कस हम लोग ये तो कर लें, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कंपाउंड, इस कंपाउंड की क्या इंपॉर्टेंस है जिसके कारण हम लोग इसका स्टडी करेंगे, है ना। ओके बाबू, मिटा दूँ, जरूर लिख लो, अच्छा रहेगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट। बहुत सारे देखेंगे, कार्बोनाइट भी डबल साल्ट में आएंगे, मोहर साल्ट भी डबल साल्ट, ये मोहर साल्ट भी डबल साल्ट में आएंगे। तो सारे के सारे देखेंगे, लेकिन सिर्फ हम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी
इंट्रोडक्शन मार रहे हैं, इंट्रोडक्शन जान रहे हैं अबाउट द कंपाउंड और अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, है ना, जानना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंस क्या है, कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक। शायद मैंने कुछ कहा दिया नहीं, क्या कहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द बैकबोन, बैकबोन, दिस इज बैकबोन, बैकबोन। अगर ये आपके पास पीछे की हड्डियां नहीं हो तो शायद आप खड़े नहीं हो पाओगे, शायद आप अच्छे से बैठ नहीं पाओगे। उसी प्रकार से ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दिस इज द बैकबोन, इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कही जाती है कौन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों कही जाती है, दैट इज द रीजन, है क्या। देखो जो आपके पास, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज बैकबोन, बैकबोन है ना, कहाँ का बाबू, ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक, है ना, मॉडर्न इनऑर्गेनिक का बैकबोन कही जाती है। एंड देयर इज वास्ट इंपॉर्टेंस, देयर इज वास्ट ह्यूज इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, किसके, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप थोड़ा से पूरी तरह से पेशेंस रख के देखना बच्चों, क्या इंपॉर्टेंस है मैं जरूर बताऊंगा अभी आपको। there are huge importance of complex compound, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसी के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। लेकिन लिखने से पहले आप प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी वाले बाबू लिख लोगे, मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आधुनिक इनऑर्गेनिक का रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, दिस इज बैकबोन, है ना, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, फुल स्टॉप। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब संकुल यौगिक, मतलब सहसंयोजक, उपसहसंयोजक यौगिक, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत अधिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, नाम है बाबू उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक यौगिक। थोड़ा सा सुधार लेना, मैं शायद वहाँ पे सहसंयोजक यौगिक लिखा था, उप सहसंयोजक यौगिक उसे कर लेंगे। थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम आ जाती है ना, साइंस की स्ट्रीम से हटते हटते थोड़ा सा हिंदी की स्ट्रीम में जाना पड़ता है, इससे थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों कहेंगे, देखो बाबू, पहला इंपॉर्टेंस शायद जानकर ये आश्चर्य होंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप जानते होंगे कि
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में और उपस्थिति किसकी होना चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए ना। जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में यूं ही पड़ा हुआ है, और जो पत्तियों, प्लांट का जो पत्तियां है, उस पत्ती में जो आपके पास वाटर की मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर है, उस पत्ती पर सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट पड़ेंगे, और उसी पत्ती में, उसी लीफ में कौन है बाबू, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखती है, ग्रीन दिखते हैं, है ना। उसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है, इसके साथ मिलकर जो प्लांट वो क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है, C6H12O6 का फॉर्मेशन करती है, और हमें मुफ्त में एक जो सबसे जो वाइटल, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिविंग पर्पस के लिए जिंदा रहने की जो गैस है, वो कौन सा गैस निकालती है, ऑक्सीजन गैस निकालती है। समझना बाबू, जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसका बाबू, ऑफ मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है। मैग्नीशियम क्या करती है, सन से आने वाले लाइट को ट्रैप करने का काम करती है, पकड़ने का काम करती है, और इस क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में पड़ी हुई है। अगर ये मैग्नीशियम नहीं होता तो शायद सन की लाइट को कैप्चर नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, और सन की लाइट अगर नहीं पकड़ पाती तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, वो फिर फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। फूड अगर फॉर्मेशन, ये फूड का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, और हमें वो ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाता। और ज़रा सोचो, अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता, ना हम होते, ना आप होते, ना दुनिया होती, है क्या। दैट मीन्स क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, एंड ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के में हेल्प करती है, और हेल्प के साथ साथ क्या करते हैं, वो हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस को लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस अगर नहीं होगा तो शायद हम लोग वहाँ पर फिर से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी अस्तित्व मिट जाएगी, हमारे दुनिया के अस्तित्व मिट जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला इंपॉर्टेंट बाबू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ किसका बाबू, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द, क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम and helpful for किस लिए बाबू, फोटोसिंथेसिस। तो बार बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रिपीट करते रहता है, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाई जाती है, वो कौन सा एलिमेंट मिलते हैं बाबू, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम किस ग्रुप के एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर एक क्वेश्चन कर दे कि क्लोरोफिल में कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। पहला ग्रुप में कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोन्सियम, बेरियम। तो सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट है उसको नाम दिया जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। कभी कभी रिपीट ये कर देता है कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल क्लोरोफिल में पाई जाती है, तो आंसर करना बाबू मैग्नीशियम। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु हैं, है ना। मैग्नीशियम किस प्रकार के एलिमेंट है बाबू, क्षारीय मृदा धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है।
और वो किस में मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में, कहाँ पे, क्लोरोफिल में। सेकेंड इंपॉर्टेंस, हिंदी वाले बच्चों लिख लोगे बाबू तेजी से। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ब्रैकेट में हरित लवक, ब्रैकेट में बाबू हरित लवक, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल यौगिक होती है जो प्रकाश संश्लेषण में, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है, सहायक होती है। जहाँ पर आप ये मैग्नीशियम लिखे हो उससे के नीचे इस प्रकार से थोड़ा सा एरो करके लिख लोगे, ये पढ़ने के आइडिया होते हैं। देखो लिखा हुआ है या, देखो एरो एरो दिया हो, ठीक है, या क्षारीय मृदा धातु, या क्षारीय मृदा धातु है ना। दूसरा इंपॉर्टेंस, सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हेमोग्लोबिन है ना। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जिस कारण हमारी ब्लड लाल दिखती है, ब्लड देखते हो, ब्लड में जो कलर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन HB, हेमोग्लोबिन HB, हेमोग्लोबिन। ये काम क्या करता है, ये जो हेमोग्लोबिन है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। किसको बाबू, आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना। और ये हेमोग्लोबिन में जो आयरन है वो जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया में सांस जो लेते हैं, श्वसन जो एयर जाती है वो एयर इसी हेमोग्लोबिन से जाकर कंबाइन करते हैं। उस हेमोग्लोबिन में जो आयरन है वही आयरन इसको पकड़ने का काम करती है। जो हेमोग्लोबिन है ये एयर को ट्रैप करेगा, ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं, और लेकर चलेगा, जब कंबाइन करेगा बनाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जुड़ गई, बना दिया ऑक्सी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगी। हमारे जितने भी पार्ट में शरीर जो है, इस सभी शरीर के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए। और जैसे कि हम लोग सांस लिए रिस्पायरेशन कर रहे हैं, उस रिस्पायरेशन जो करेंगे ऑक्सीजन जो होगा उस ऑक्सीजन को पकड़कर हेमोग्लोबिन लाएगा सभी जगह पर जहाँ भी है। और अगर किसी भी पार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहाँ पर पैरालिसिस मार देगा, है ना। मान लिया जाए यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इससे यहाँ पे सेल की आएंगे, हेमोग्लोबिन लेकर आएगा, हेमोग्लोबिन आएगा इस रूप में और जाकर वहाँ पर डिलीवर कर दिया, है ना। तो अगर ये हेमोग्लोबिन नहीं होता, उस हेमोग्लोबिन में आयरन नहीं होता, ये आयरन पकड़ने का काम करता है, अगर उस हेमोग्लोबिन में आयरन नहीं होता तो फिर ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन नहीं बनते। और अगर ऑक्सी हेमोग्लोबिन नहीं बनता तो फिर हम लोग रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाते, और रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाते तो हमारी डेथ हो जाता है ना। तो क्वेश्चन करता है कि हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाई जाती है ना। वो कौन से एलिमेंट मिलते हैं बाबू, आयरन मिलते हैं। या फिर क्वेश्चन कर दे कि हेमोग्लोबिन कौन सा एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आयरन है। और आयरन जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप पीरियोडिक टेबल में देखना, आपके पास S ब्लॉक मिलेंगे, P ब्लॉक मिलेंगे, D ब्लॉक मिलेंगे, F ब्लॉक मिलेगा, है ना। D ब्लॉक कहाँ मिलेगा, ये जो आपके पास S ब्लॉक है, फिर आपके पास इस प्रकार से बाबू ये आपके पास S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, और इसी के नीचे आपको F ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा, ठीक ना। तो जो D ब्लॉक के एलिमेंट है, D ब्लॉक के एलिमेंट को जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। कौन सा एलिमेंट कहते हैं बाबू, ट्रांजिशन एलिमेंट। सारे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे हम लोग, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनमें से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। और उसी डी ब्लॉक में भी कौन मिलते हैं, आयरन भी पाई जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर कर दे कि आयरन कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट हेमोग्लोबिन में पाई जाती है, तो आपका आंसर होनी चाहिए आयरन। ओके, तो सेकंड पॉइंट लिखो, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसका बाबू,
ऑफ आयरन, आयरन, और ये आयरन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व है। अगर ये क्वेश्चन कर दे कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा संक्रमण तत्व हेमोग्लोबिन पाई जाती है, तो क्या नाम दोगे बाबू उसका, हेमोग्लोबिन, है ना। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे हेमोग्लोबिन, शॉर्ट में लिखा जाता है HB, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णक। हमारी जो ब्लड का रंग है लाल है ना, उसको वर्णक के कारण है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन यहाँ लिखा हुआ है, कॉमा देना, आयरन का, क्या लिखा हुआ है, आयरन का संकुल यौगिक, संकुल यौगिक होती है। ओके, उसके नीचे बाबू ऑब्जेक्टिव पूछता है, बार बार लिख लेना। यह देखो आयरन के नीचे लिखा हूं, यह मतलब आयरन, यह संक्रमण तत्व, यह संक्रमण तत्व होते हैं। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंस में विटामिन B12, कई प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन B1 होते हैं, विटामिन B2 होते हैं, विटामिन B3 होते हैं, विटामिन C होते हैं, विटामिन D होते हैं, विटामिन E होते हैं, है ना। कई प्रकार के विटामिन होता है। विटामिन D में भी कई क्वालिटी होती हैं, विटामिन 2 होता है, विटामिन 3 होता है, विटामिन 6 होता है, विटामिन 12 होता है। तो विटामिन 12 जो है ना, B12, कौन सा B12, विटामिन B12 जिसको हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामाइन, उस साइनोकोबालामाइन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो साइनोकोबालामाइन और किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बाबू, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। अब कोबाल्ट भी कहाँ पर मिलेंगे आपको, D ब्लॉक में मिलेंगे। दैट मीन्स वो भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आपके पास विटामिन B12 की कमी हो जाए तो पर्निशियस एनीमिया होती है, एनीमिया बहुत ही खतरनाक एनीमिया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलॉन्ग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया वीकनेस ड्यू टू लैकिंग ऑफ हेमोग्लोबिन, ड्यू टू लैकिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी मतलब हेमोग्लोबिन की कमी। अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपको एनीमिया होती है, लेकिन विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसको लोग कहते हैं पर्निशियस एनीमिया होती है। और विटामिन B12 किसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो याद रखना बच्चों, कोबाल्ट कंपाउंड जो होते हैं ना, विटामिन B12 मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में पाई जाती है। तो तीसरा आपके पास ऑब्जेक्टिव बन के आ रहा है विटामिन B12, जिसका केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबालामाइन। याद रखना बच्चों। ओके, विटामिन B12 इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, CO। ओके, ऐसा नहीं लिखना है, दोनों कैपिटल नहीं, एक कैपिटल एक छोटा, CO। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है ये, दिस इज कोबाल्ट एलिमेंट है। ओके बच्चों, दोनों कैपिटल नहीं लिखना है, एक कैपिटल एक टू स्मॉल लिखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट याद रखना बच्चों। और कोबाल्ट भी क्या है बाबू, इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट है। ओके, और ये क्वेश्चन कर दे कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट विटामिन B12 में पाई जाती है, तो क्या आंसर करोगे बच्चों, कोबाल्ट को करना है। ओके, हिंदी वाले बच्चों रेडी, लिखोगे विटामिन B12, तो क्या लिखा हुआ है, विटामिन B12 ब्रैकेट में साइनोकोबालामाइन, CYANOCOBALAMINE, साइनोकोबालामाइन। विटामिन B12 ब्रैकेट में साइनोकोबालामाइन, को मदना बाबू, कोबाल्ट का संकुल यौगिक होती है, कोबाल्ट का संकुल यौगिक होती है ना। और उसके नीचे
जहाँ पर कोबाल्ट आपने लिखा ऐसे एरो मारना और यहाँ पर लिखना बाबू या संक्रमण तत्व, या संक्रमण तत्व है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो इसके पास हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाबू, समझो इथिलीन डायमंड टेट्राएसिड। अगर मेडिकल फील्ड में जाते हो, मेडिकल फील्ड में एक EDTA इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट, इसका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको बहुत ही पेन हो पेट में, एब्डोमिनल पेन हो, है ना, अगर लैकिंग ऑफ एपेटाइट हो, भूख की कमी लगता हो, तो इसकी दवा के रूप में आपको दिया जाए तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा, है ना। इडिटा इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट का सॉल्यूशन अगर है, इसके कंपाउंड आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये बनाएंगे, ये आपके लिए यूजफुल है एब्डोमिनल पेन को रिकवरी करने में, है ना। भूख अगर लग रहा हो तो उसको कम करने, भूख को ख़त्म करने में, अगर कम लग रही हो उसकी दवा के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर मरकरी या लाइट का पॉइजनिंग आपके ब्लड में हो जाए, रक्त है, ब्लड है, इस ब्लड में अगर आपको ये मरकरी Hg या फिर लाइट का अगर पॉइजनिंग हो जाए तो वहाँ से इस सारे सब्सटेंस को हटाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उससे भी खास करके इम्पोर्टेंस ये बच्चों, आप देखना अगर ब्लड है, ब्लड निकल गई, जैसे निकलेगा जम जाती है, कोगुलेट कर जाती है ना, थक्का जम जाते हैं। लेकिन अगर उस ब्लड को मैं स्टोर करूं इस इडिटा के सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में, इडिटा के सॉल्यूशन में, तो फिर वहाँ पर ब्लड का कोगुलेट नहीं कर पाएंगे। ब्लड को स्टोर करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए इडिटा का सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया था। क्यों? क्योंकि एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है, ब्लड को थक्का जमने नहीं देता है। और इडिटा का सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना बाबू। तो मैं फिर चलूँ नेक्स्ट पॉइंट में, इसी में कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ इडिटा, EDTA हम लोग फुल फॉर्म देखें बाबू, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट, इसका फुल फॉर्म हुआ ETHYLEN, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। घबराना नहीं, सबको हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्शन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ इडिटा इज यूज्ड टू रिकवरी ऑफ एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, है ना, पेट में दर्द हो, एब्डोमिनल पेन, टू रिकवरी ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख अगर कम लग रही हो तो लॉस ऑफ एपेटाइट, और बाबू एंड टू कलेक्शन ऑफ, ऐसा लिखो ना, टू ब्लड कलेक्शन, टू ब्लड कलेक्शन एक्सेट्रा। ओके बाबू, मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ इडिटा इथिलीन डायमंड टेट्राएसिड इज यूज्ड टू रिकवरी ऑफ एब्डोमिनल पेन, पेट की दर्द में आराम के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टू रिकवरी ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की को वृद्धि करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अगर भूख कम लग रहा हो तो। एंड ब्लड कलेक्शन, और ब्लड को संग्रह करने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू तेजी से, इडिटा इडिटा ब्रैकेट में इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट लिखा हो बच्चों, इथिलीन डायमीन DIAMIN डायमीन टेट्राएसिटेट का उपयोग
दवा के रूप में कमा देना, पेट के दर्द में राहत, पेट के दर्द में राहत कमा देना, भूख की कमी को दूर करने में, भूख की कमी को दूर करने में तथा रक्त के संग्रह में, तथा रक्त के संग्रह में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बाबू, देखो एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है NH3(2)Cl2, है ना। ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बाबू, इसका ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है प्लेटिनम। ये भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में ट्रांजिशन एलिमेंट ही योगदान देते हैं, पपेटल करते हैं, है ना। जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में ट्रांजिशन एलिमेंट ही भाग लेते हैं। जनरली मैं बात बोल रहा हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने क्लोरोफिल देखा, वहाँ पर मैग्नीशियम था, और देखेंगे एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनती है। इस जो PTNH3(2)Cl2, इसको हम लोग कहते हैं सिस्प्लेटिन। और ये सिस्प्लेटिन इतना आपके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंस है कि इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब बोलो सर कैसे? अगर कैंसर का ट्यूमर है, दिस इज ट्यूमर अगर किसी प्रकार से गांठ बन गई है कैंसर से, अगर वो है, तो कैंसर के ट्यूमर के रेमेडी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसी कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है सिस्प्लेटिन। मैं यूपीए का नाम नहीं बोल रहा हूँ, सिस्फॉर्म वाला, जो इसके सिस्फॉर्म भी बनेंगे, ट्रांसफॉर्म भी बनेंगे। तो इसका जो सिस्प्लेटिन है, इसका जो यूज किया जाता है किस रूप में बाबू? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर। बोल दो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग सिस्प्लेटिन। देखना ऑब्जेक्टिव डालता है बार बार, सिस्प्लेटिन। और कॉम्प्लेक्स को मैं लिख रहा हूँ PTNH(2)Cl2, है ना। सिस्प्लेटिन is used as treatment of cancerous tumor, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को कार्सिनोजेनिक कहते हैं हम लोग। जिस सब्सटेंस से कैंसर होती है उसको हम लोग कार्सिनोजेनिक कहते हैं। अगर वो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस से कैंसर हो गया, है ना, तो फिर उस कैंसर के ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए उसका कीमोथेरेपी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? केमिकल सब्सटेंस है, कीमोथेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? वो सिस्प्लेटिन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कि कैंसर ट्यूमर के रेमेडी के लिए, उसके उपचार के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्प्लेटिन का, है ना, प्लेटिन का। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, सिस्प्लेटिन ब्रैकेट में बाबू इसको लिखोगे PTNH3(2)Cl2 और ब्रैकेट में घेर देना। सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर के ट्यूमर मतलब वरण मतलब कहीं अगर गाओगे उसको वरण कहते हैं बाबू। कैंसर के ट्यूमर के ब्रैकेट में वरण, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के रूप में किया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग PH(3) ओके,
RHCl। ध्यान देना बाबू, ये आपके पास PH3 फॉस्फिन कहलाती है ना। इस तीनों हाइड्रोजन को अगर मैं फास्फोरस के PH3 से PH से हटा दूँ, PH मीन्स फिनाइल, एक हाइड्रोजन को एक फिनाइल से और तीन को हटा दूँ तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन हो गया। ये फॉस्फिन था, तीनों को हाइड्रोजन को हटा दो बाबू तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन हो गया। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन का 3 मॉलिक्यूल एरोडियम का पीएच RH, ये बाबू RH एरोडियम है, RHODIUM रोडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। रोडियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है और इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, ओके बाबू। विल्किंसन कैटलिस्ट जो कि रोडियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है, इसका यूज किया जाता है एल्किन के हाइड्रोजनेशन में। एल्किन का हाइड्रोजनेशन कराओगे तो एल्केन बनेगा। उस एल्किन के हाइड्रोजनेशन में किसका इस्तेमाल किया था वो, इसे विल्किंसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके। तो ये कहाँ पर हम लोग चले गए, हम लोग चले गए फैक्ट्री में। फैक्ट्री में हाइड्रोजनेशन कराते हैं हम लोग। विल्किंसन कैटलिस्ट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना, PH3P का होल 3 पढ़ेंगे सर के बारे में हम लोग। इसका नाम क्या सब पढ़ेंगे बाबू हम लोग, है ना, घबराना नहीं बच्चों। विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड एज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का जुड़ना। एल्कीन में हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो क्या बनता है बच्चों, एल्केन बनता है। और वहाँ पर जोड़ने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, लिखेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में तो उत्प्रेरक। विल्किंसन कैटलिस्ट ब्रैकेट में इस कंपाउंड को उतारोगे। विल्किंसन कैटलिस्ट लिखा बाबू, ये कंपाउंड को उतारोगे, का उपयोग एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, हाइड्रोजनेशन कहलाती है बच्चों। एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में किया जाता है ना। क्या बच्चों ठीक ठाक हो बाबू, हटा दूँ, चल मैं आ रहा हूँ। एक दो और लिख लो, जानना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। अगर ये क्वेश्चन कर दे निम्नलिखित में कौन विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो जो आपको मैंने अभी यहाँ पर कंपाउंड लिखा था वो लिख देना, है ना। वो जहाँ पर मिलेगा आप उसमें ऑप्शन मार देना। जितने भी मैंने आपको आज पॉइंट डाल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की क्लास है, इंट्रोडक्शन ही क्लास में कई ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आपके साथ आया हूँ। इन सारे ऑब्जेक्टिव को कंट्रोल कर लो। और मैं भी आपसे पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, टेस्ट में पूछूंगा, जैसे आपसे बार बार टेस्ट ले रहा हूँ, है ना। अभी तक 4 टेस्ट हो चुकी है आपके, जो मेटलर्जी खत्म हुई है, मेटलर्जी का 4 टेस्ट हो चुकी है। उस चारों टेस्ट में मैंने आपको बार बार रिपीट करते रहा क्वेश्चन को, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ नए कुछ पुराने किया हूँ। उसी प्रकार से मैं भी फिर से सारे क्वेश्चन को बार बार आपसे रिपीट करवाऊँगा ताकि बच्चे को याद हो जाए, है ना, टेस्ट के माध्यम से। एक और मैं इसका एग्जांपल ये इम्पोर्टेंस देख लेता हूँ। AU आपके पास CN का होल 2 था,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, गोल्ड का प्लेटिनम का। कहाँ पढ़े थे बच्चों हम लोग पढ़े थे जहाँ पर साइनाइड प्रोसेस से लीचिंग कर रहे थे किसका, गोल्ड का और सिल्वर का। आप यहाँ पर गोल्ड भी रख सकते हो, सिल्वर रख सकते हो, है ना, मेटलर्जी में। इस गोल्ड को हटा रहे थे हम लोग जिंक से, डाइवेलेंट था और ये मोनोवेलेंट है। ये इसको हटा देंगे और हटा देंगे तो आपको पास, हटा देंगे तो क्या बनेंगे बच्चों, पहले ये डाइवेलेंट था, ये डाइवेलेंट, ये मोनोवेलेंट है। जब ये हट गया तो अब यहाँ पर कौन आ गया, जिंक आ गया, जिंक आ गए, जिंक डाइवेलेंट है। तो मोनोवेलेंट के साथ 2 साइनाइड था, जब डाइवेलेंट है तब आपके पास कितने यहाँ पर हो जाएंगे, 4 साइनाइड हो जाएंगे, है ना। अब चूंकि अब सोडियम है, अब इसके पास जिंक का डाइवेलेंट आ रहा है, तब तो इसको आपको 2 करना ही पड़ेगा ना। अब ये हट गए तो आपको क्या मिला, गोल्ड मिला। ये यहाँ पे या तो गोल्ड हो सकते हैं या तो सिल्वर हो सकती है, चूँकि दोनों मोनोवेलेंट है। अगर ऐसा है तो या तो गोल्ड बनेंगे या तो फिर कौन बनेंगे, सिल्वर बनेगा, है ना। रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया हूँ, अगर रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हो बैलेंस कर सकते हो आप, रिएक्शन अब बैलेंस भी है, ओके बाबू। अगर बैलेंस है तो ये भी बैलेंस है आपके पास है। तो जब हम लोग गोल्ड या सिल्वर का मेटलर्जी करते थे, वहाँ पे धातु कर्म करते थे, जिंक के द्वारा उसका रिडक्शन करते थे, जिंक के द्वारा उसका विस्थापन करते थे, तो वहाँ पर हम लोग किस प्रकार के कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं बाबू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गोल्ड या सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका इस्तेमाल हम लोग मेटलर्जी में करते हैं, जिंक के द्वारा डिस्प्लेस करके आपको गोल्ड और सिल्वर को प्राप्त करने में, है ना। ये रिएक्शन मैं वहाँ लिखवाया हूँ, अगर नहीं है तो आप फिर से लिख सकते हो इसको। इन मेटलर्जी of gold और सिल्वर, इन मेटलर्जी ऑफ गोल्ड और सिल्वर, है ना। गोल्ड मतलब सोना एवं चांदी के धातु कर्मी। ओके बच्चों, आज क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने लगभग में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या ये नहीं बताया हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या ये मैं नहीं बताया हूँ, डबल साल्ट क्या ये मैं नहीं बताया हूँ। सिर्फ ये मैंने डिस्कस किया कि एडिशनल कंपाउंड आपके पास 2 प्रकार के मिल सकते हैं। और एडिशनल कंपाउंड क्या है, जब 2 या 2 से अधिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, न्यूट्रल कंपाउंड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड में एक दूसरे के साथ मिलाओगे, मिलाने के बाद छोड़ दोगे कुछ देर के बाद, उसके बाद जो आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस बनेंगे, वो सॉलिड सब्सटेंस आपके पास एडिशन कंपाउंड हो सकती है। और वो एडिशन कंपाउंड 2 प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकती है या तो डबल साल्ट हो सकती है। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है उसका डिटेल्स पढ़ना है और दोनों का अंतर भी देखना है हम लोगों को। अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं क्यों पढ़ूँ, क्या मेरे लिए ये आवश्यक है, क्यों, कितना आवश्यक है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी था। पहले मैंने उसके इंपॉर्टेंस को जान लिया। जब आप जान गए कि जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हमारे पास इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, तब तो पढ़ना आवश्यक है, नहीं क्या, पढ़ना बच्चों आवश्यक है। हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, डिटेल्स पढ़ेंगे। जीरो से मैंने शुरू किया हूँ, जीरो से शुरू किया हूँ, और जाना कहाँ पर है, वहाँ तक जाना है जहाँ पर आपकी सारी ऊंचाइयों को छू सकते हो, आप सभी चीज़ की सपना देख सकते हो। मैं फिर से बाबू आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग अपना पढ़ाई सिर्फ इस पर्पज़ से ना करें कि हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर जाएं। हम लोग इस प्रकार की पर्पज़ को लगा कर पढ़ें ताकि हम लोगों की आगे की और सारे एग्ज़ाम क्लियरली पूरी तरह से निकल जाए, उसे हम लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लास थी। और इसी के साथ जो हम लोग अब जो नेक्स्ट क्लास से इसमें आएंगे वो थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में अंतर क्या है। उन सब चीज़ को जानने के लिए आपकी उत्सुकता शायद बढ़ गई होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा पार्ट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, आपके बोर्ड में सब कुछ में करता है ना। चलो उत्सुकता को आज भर आप लोग थोड़ा सा दबा लें उन सब चीज़ को जानने के लिए, जिसके बाद और सारी बातें हैं, उन सब चीज़ को जानने के लिए मैं आपके पास फिर से
हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए RK सेन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।